हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेडेल सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बॉस्फोरस स्ट्रेट को लेकर के। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट को अगर हम मैप पे व्यू करें, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट स्ट्रेट है डार्डानेल्स स्ट्रेट। डार्डानेल्स स्ट्रेट जो है वो एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करती है। एजियन सी जो है वो मेडिटेरियन सी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये दोनों स्टेट जो है वो न्यूज़ में है। रीज़न ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जिसके बेसिस पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है। तो 1936 में कन्वेंशन हुई थी ताकि जो भी स्टेट्स हैं उनको रेगुलेट किस तरीके से करना है। तो इन दोनों जो स्टेट हैं इनको रेगुलेट करने की पावर जो है, अथॉरिटी जो है एक तरीके से टर्की कंट्री को दी गई कि किस तरीके से पीस टाइम में और वॉर टाइम में इनको कैसे रेगुलेट करना है। उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन किया गया कि बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डानेल्स स्ट्रेट का यूज़ करते हुए क्या टर्की जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिसाइल इंसिडेंट को लेकर के है। अभी हमने लगभग 1-2 दिन पहले ये इश्यू को डिस्कस भी किया था कि इंडिया से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में जाकर के लॉन्च होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिले। अब पाकिस्तान ने इंडिया को इस चीज़ के लिए अवेयर किया। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि कुछ टेक्निकल माल फंक्शन देखने को मिला होगा जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ। अब पाकिस्तान ने बोला है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जॉइंट प्रोब होनी चाहिए, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मिलकर के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो मिलकर के इसकी जांच करें कि ये इशू क्यों क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बॉर्डर एरियाज में चाइना और इंडिया के बीच में डिस्कशन रेगुलर चल रहा है। लास्ट जून 2020 में इशू क्रिएट हुआ था गालवान वैली में। उसके बाद में बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से सिक्योरिटी एंड पीस एस्टेब्लिश करनी है उसको लेकर के टाइम टू टाइम डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है। अभी 15th राउंड का कोर्प्स कमांडर्स के टॉक्स चल रही थी, लेकिन उनके बीच में जो एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए और किस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट होगा, इसके नेक्स्ट फेज के लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से ब्रेक थ्रू होगा, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, उसको कुछ भी उसको लेकर के बेसिक डिस्कशन नहीं हो पाया, मतलब एक रिजल्ट नहीं निकल पाया दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि सेंसस को कंडक्ट करवाना। हम देख रहे हैं कि जो हर 10 साल में हमारे यहाँ पर सेंसस कंडक्ट होती है और उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड की वजह से इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने सेंसस रूल जो फ्रेम किए थे 1990s में, उसमें कुछ अमेंड किया है और उसके बेसिस पर ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी सेंसस से रिलेटेड जो डाटा है उनको स्टोर करना, कैप्चर करने, जो भी डिटेल्स हैं उनको अलाउ कर दिया है। इसके अलावा जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं वो सेल्फ एनुमरेशन इसका इनेबल कर सकते हैं, मतलब अपने शौक के बेसिस पर, सेल्फ बेसिस पर इसको इन्यूमरेट करते हैं, जो भी डाटा है उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। डेसेनियल सेंसस एक्सरसाइज जो है वो पहली बार ऐसा होगा जब डिजिटल मोड में और पेपर शेड्यूल दोनों तरीके से, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन एक तरीके से आप मान सकते हो, दोनों मोड में ये सेंसस को, ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमारा जो सेंट्रल बजट जो डिस्कस हुआ था उसमें डिसाइड किया गया 2022-23 के बजट में कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था। इसमें ये बोला गया था, यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि चाइना के साथ में जो भी हमारे बॉर्डर एरिया शेयर होते हैं उन एरियाज़ में जो भी हमारे विलेजेस हैं उनको हम डेवलप करें ताकि टूरिज्म जैसी एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो। इसके अलावा बॉर्डर जैसे इशू हैं उनको भी हम यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बॉर्डर एरियाज़ में जो भी हमारे लोग हैं उनसे हमारी ईजिली कनेक्टिविटी बनेगी, गवर्नमेंट के लिए एक फेड डेवलप होगा और बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे ऐसे
इरेगुलर जो इश्यूज हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो चाइना ने भी स्टार्ट किया है। चाइना ने अपने जो भी रीजनल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में जो भी विलेजेस हैं उनको डेवलप, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की है ताकि बॉर्डर एरियाज़ तक अपनी ईजिली रीच बना सके। और इसी तरीके का काउंटर प्रोग्राम इंडिया भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे जो लद्दाख, यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में जो भी हमारे विलेजेस हैं उनके जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग ली है, उनसे डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पंजाब स्टेट से। पंजाब स्टेट में भगवंत मान ने वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको क्लेम किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये भी डिक्लेयर किया है कि 16 मार्च को वो अपनी जो ओथ है उसको लेंगे। इसके अलावा भगत सिंह का जो गांव है, यहाँ देखिए, द एंसेस्टर विलेज ऑफ फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, काटकर कला, वहाँ जो है वहाँ उनकी जो ओथ सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो केरला स्टेट की जो पोजीशन है उसके बारे में शो किया गया है। यहाँ पर ये बता रखा है कि केरला ने फिर से मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में अपने आप को टॉप किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ डाटा रिलीज़ किए गए हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, और इन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2017 से 2019 के बीच के डाटा हैं, जिसमें रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा की जो ऑफिस है उनके द्वारा ये डाटा पब्लिश किए गए। उनमें बताया गया है कि केरला में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी उसमें 12 पॉइंट्स का डिक्रीज देखने को मिला है। मतलब वहाँ पर 1 लाख लाइव बर्थ जो होते हैं उसमें 30 लोगों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। ये माना जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब 30 महिलाओं की, 30 वीमेन जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है, अगर पूरे इंडिया में हम कंपैरिजन करें तो 103 है रेट है, और जो केरला है वहाँ पर 30 है। यहाँ पर 2004 से और 2019 तक के जो डाटा हैं वो ग्राफ के थ्रू शो कर रखे हैं कि किस तरीके से इंडिया लेवल पर भी डिक्रीज देखने को मिला है और केरला में जो है वो भी रेगुलर यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसडीजी जो हमारे गोल्स है 17 एसडीजी गोल्स, उसमें टारगेट लिया गया था कि 2020 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 30 की जाएगी, और इसको अचीव करने में जो केरला स्टेट है वो कामयाब रहा है। हालांकि केरला ने अपना जो एक तरीके से प्रोसीजर है उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की बात की है ताकि 2030 तक जो 20 का टारगेट है उसको वो भी अचीव कर पाए। यहाँ पर केरला का जो अचीवमेंट है उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से उन्होंने हर सेक्टर में, हर एरिया में ये सारे जो वर्क है उनको इम्प्लीमेंट किया, तभी जाकर के जो रिजल्ट है वो सामने आ पाए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शायद ही कोई स्टेट जो है उन्होंने केरला के अकॉर्डिंग काम किया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैटरनल नियर मिस रिव्यू 2014 में रिलीज़ किया था इसको लेकर के गाइडलाइंस, और इसको केरला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर इतने अच्छे से ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो केरला स्टेट की अगर हम बात करें एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हमेशा वो अपने आप को नंबर 1 रखता है, और फिर से उन्होंने अपने अप्रूव कर दिया है कि काफ़ी कोविड की भी अगर हम केसेस देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इससे जो अदर स्टेट है वो भी कुछ अपनी जो लर्निंग्स है, बेसिक लर्निंग्स, उनको रेगुलर कर सकते हैं, और इस तरीके के जो इश्यूज हैं उन स्टेट्स में उनको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, 1 मिनट, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, वो जापान के पीएम मिस्टर किसीदा इंडिया की विजिट पर आएंगे। अब यहाँ पर इंडिया की विजिट पर जब उनको आना है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के डिस्कशन होगा। डिस्कशन स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जापान के जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अगर हम बात करें तो $17 बिलियन इन्वेस्ट किया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया था 2017 में फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे के द्वारा, और इसी प्रोजेक्ट को एक ओवरलुक करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया और जापान के जो रिलेशन हैं उनमें 70 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए या इसको भी एक तरीके से कि किस तरीके से हमने काम किया है और आगे किन किन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया और जापान मिलकर के काम
कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है क्वेड ग्रुप को लेकर के भी, क्योंकि अभी रशिया को काउंटर करने की जब बात की गई तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काउंटर किया गया और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी उसको लेकर के रेजोल्यूशन पास किया गया कि रशिया को एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, कुछ सैंक्शंस लगाई जाए। हालांकि इंडिया ने हर जगह अपना एब्सटेन किया है, मतलब ना वोट हाँ में किया ना वोट ना में किया। और यहाँ पर क्वेड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो क्वेड ग्रुप में 3 अदर कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए। इन तीनों ने सपोर्ट किया कि रशिया के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो सही है। अब इसको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है कि क्वेड ग्रुप की जो स्ट्रेटजी है उसके अगेंस्ट इंडिया यहाँ पर वोटिंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या काम होना चाहिए और किस तरीके से इंडिया को साथ में लेकर के रशिया को काउंटर करने की कोशिश की जा सकती है, इसको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। मिस्टर किशिदा जब फॉरेन मिनिस्टर थे जापान के 2015 में, तब उन्होंने इंडिया में विजिट की थी और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम के बाद में और एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जब हमारे ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर तो उस टाइम बहुत सारी बिल्डिंग इंडिया में डेवलप हुई थी। तो यहाँ पर ये वॉरेन हेस्टिंग्स गार्डन हाउस है कोलकाता में, इसको दोबारा से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल प्रेसिडेंसी के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। 1772 से 1785 तक उनका जो रूलिंग टाइम है वो रहा था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1861 में इनको बनाया गया था और मिस्टर कनिंगम जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, गवर्नमेंट एजेंसी है, काम करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री, इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने का मेन रीजन आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस एरिया को लेकर के बार बार बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये अवेयर करने की कोशिश की थी उस टाइम, ब्रिटिश टाइम में, कि यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही है। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ पर आते हैं, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को व्यू करते हैं और जब यहाँ के ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में उस टाइम जो भी ऑफिसर थे उनको अवेयर करवाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में वो वापस ब्रिटेन लौटते हैं, ब्रिटेन में जाकर के इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करवाते हैं और तब जाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, इसमें देखो ये डिस्कस किया गया है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और वहाँ की जो कैपिटल है कीव, वहाँ तक इंक्रीज करने की और अपनी आर्मी को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है रशिया। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के है। अब ये इसकी पिक्चर शो की गई है और इसमें बताया गया है कि हर कंट्री जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वर्क कर रहे हैं मिलकर के, तो इसमें जो रशिया है वो कोशिश ये करता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रास्ते में, ऑर्बिट में जब भी कोई डेब्रीज आते हैं उन सभी को क्लियर करना और इसके पाथ को बिल्कुल क्लियरली करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि स्पेस में जाकर के वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो रहें और जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उन सभी को निकालने की वहाँ से कोशिश करें कि हमारा जो स्पेस है उनमें कौन कौन से ऐसे सीक्रेसी छिपे हुए हैं, उन सभी को इवेल्युएट करने के लिए, उन सभी को इवॉल्व करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर रशिया का ये इन्वॉल्वमेंट है। तो रोसकोस्मोस जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है रशिया की, उन्होंने ये बात रखी है कि जिस तरीके से रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उससे हो सकता है कि रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। हालांकि इसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने वार्न किया है कि जो भी इसके एरिया में जो भी डेब्रीज हैं, जो भी डिसेप्शन होता है, उन सभी को क्लियर करने की जिम्मेदारी है रशिया के ऊपर।
हालांकि जो नासा जो है यूएस की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था 1 मार्च को कि हम कोशिश कर रहे हैं इसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कि रशिया के यूज़ के बिना ही, रशिया की असिस्टेंस हेल्प के बिना ही हम किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गवर्न कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज आपका क्वेश्चन है, आप इसको लेकर के सर्च करोगे, फिर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ ने मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर ईरान डील को लेकर के है। JCPOA जो एग्रीमेंट है, तो इसमें ईरान डील कुड कोलैप्स ऑन रशियन डिमांड्स। रशिया जो डिमांड्स कर रहा है उसके बेसिस पर हो सकता है कि ईरान जो डील जो है, जो न्यूक्लियर डील है, वो लगभग फाइनल स्टेज में है, उसमें कुछ कोलैप्स देखने को मिल सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी वार्नड रशिया ऑन सैटरडे दैट इट्स डिमांड टू हैव इट्स ट्रेड गारंटेड विद ईरान रिस्क द कोलैप्स ऑफ एन ऑलमोस्ट completed nuclear deal. Negotiators have reached the final stage of discussion to restore the Joint Comprehensive Plan of Action agreement, which lifted sanctions on Iran in return for curbs on its nuclear program, long seen by the West as a cover for developing atomic bombs. Okay, तो यहाँ पर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली डिमांड की कि जो भी रशिया का जो ट्रेड है ईरान के साथ में, वो जो भी आपने सैंक्शंस लगाए हैं कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो इन्वेजन किया है, उसके बेसिस पर जो सैंक्शंस लगाए हैं, वो ईरान के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो उसको आप स्वाइप नहीं करोगे, उसको स्वीप नहीं करोगे। तो यहाँ पर ईरान को लेकर के या फिर इस एग्रीमेंट को लेकर के जो अदर कंट्रीज़ है, उन्होंने बोला है कि ईरान के साथ में जो लास्ट फाइनल स्टेज पे जो डील चल रही है, अगर आप अपने स्टेटमेंट पर नहीं रुकते हैं तो हो सकता है कि वो जो डील है वो कंप्लीट ही ना हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्केलेटन मिले हैं, फोसिल मिले हैं, जिसको साइंटिस्ट को, जिसके बेसिस पर ये पता किया गया है कि पहले जो ऑक्टोपस थे उसमें 10 आर्म्स होते थे। टाइम के साथ में इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के साथ में जो चीज़ें हैं वो घटती गई। ये चीज़ें तो जो हमने ना सिर्फ ऑक्टोपस में, जो अदर एनिमल्स हैं, अदर जैसे ह्यूमंस में भी हमने बहुत सारे टाइम के साथ में चेंजेस देखे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में जो एक वेल डेवलप ह्यूमन बींग है वो इवोल्यूशन के थ्रू ही, टाइम के साथ में इवोल्यूशन होता गया और उसी प्रोसीजर के थ्रू ये डेवलप हो पाए हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्लांट्स को लेकर के है। जिस तरीके से एनिमल्स के ऊपर कोई प्रेडेटर जो है वो अटैक करता है, अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो एनिमल जो है वो कुछ स्पेसिफिक सिग्नल को रिलीज करते हैं ताकि जो उनका हर्ड है, जो उनका झुंड है, उनको वार्निंग दे सके। सेम इसी तरीके की जो प्लांट जो हैं वो भी वार्निंग देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की रिसर्च हुई है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो हर्बीवोर डैमेज प्लांट्स है गिव ऑफ वोलेटाइल केमिकल सेंट्स दैट ट्रिगर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द डिफेंस जीन्स ऑफ नेबरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये जो प्लांट्स हैं वो भी इस तरीके का कुछ सेंट्स जो हैं, कुछ ऐसी स्मेल जो है वो रिलीज करते हैं, जिससे नेबरिंग जो प्लांट्स हैं उसको अपने डिफेंस जीन को एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 15 पर FAQ और प्रोफाइल पेज एक ही पे शो किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले भगवंत मान, आप सभी को पता है कॉमेडियन से, स्टैंड अप कॉमेडियन थे वो, और पंजाब CM में अब उनका जो एक जर्नी रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने किस तरीके से बहुत सारी जो बैटल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनके रीजनल एरियाज़ में उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो डिक्लेयर किया कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं, तो तभी से 2008 में उन्होंने जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया, 2014 में उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया यूक्रेन को काउंटर करने के लिए। एक तरीके से अपनी जो सुप्रीमेसी है या फिर USSR की जो डिप्लोमेसी है उसी को मेंटेन करने के लिए कि यहाँ के जो रीजनल एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने अंडर रखा जा सके, अंडर भी नहीं तो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहें, लेकिन US कंट्री के साथ में वो ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जेनेवा कन्वेंशन को लेकर के है और रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरीके से इसका वायलेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो देखो, रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था
और धीरे धीरे अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से, लास्ट ईयर से ही रशिया जो है वो रीजनल एरिया में, बॉर्डर एरियाज़ में यूक्रेन में अपनी जो भी आर्मी है उसको इंक्रीज़ कर रहा था। इंक्रीज़ करने का मेजर रीज़न ये था, हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग में इस पॉइंट के बेसिस पर ये बोला कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, इसीलिए जो हमारी आर्मी है वो वहाँ पर डिप्लॉय हो रही है। लेकिन फिर उन्होंने थ्री एरियाज़ को कवर करते हुए, ईस्टर्न एरिया, नर्दर्न एरिया एंड सदर्न एरिया को कवर करते हुए यूक्रेन के ऊपर 3 साइड से अटैक स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो जेनेवा कन्वेंशन है उनकी बात की गई है। तो जेनेवा कन्वेंशन के 4 ट्रीटीज़ हैं जो 1949 में उनको फॉर्मलाइज किया गया था। 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कोडिफाई करते हैं कि क्या कभी जब भी कोई वॉर हो, उस वॉर के दौरान किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसे एक्सेप्ट किए जाएं, उनको कैसे फॉलो किया जाए, इसके लिए जेनेवा कन्वेंशन की गई थी। सीधी सी बात यह है कि वॉर के टाइम में जो भी लोग इफेक्ट होते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करोगे, जो आपके ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको आप कैसे सिक्योर करोगे, उसी को बनाने के लिए कि कितना भी वॉर हो, सबसे बड़ा जो मानव धर्म जो है उसको निभाने की बात आती है, उसी को मेंटेन करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन बनाया गया था। अब इसमें जो फोकस है, द फोकस ऑफ द कन्वेंशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कॉम्बैटमेंट्स एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड नोट द यूज ऑफ कन्वेंशन और बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। मतलब जो एक तरीके से नॉन कॉम्बैटमेंट्स जो है उनके ऊपर ध्यान देने के लिए जेनेवा कन्वेंशन बनाई गई थी। ओके, और जो भी हमारे केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन है, द यूज ऑफ विच इज गवर्नड रिस्पेक्टिवली बाय द हेग कन्वेंशन एंड द जेनेवा प्रोटोकॉल। इनके थ्रू इनको भी रेगुलेट करने की बात की गई है। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन जो है वो वाउंडेड और सिक सोल्जर लैंड एरिया में वॉर के दौरान जो भी लोग वाउंड होते हैं या फिर बीमार होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन के अंदर आता है। ये जो जेनेवा कन्वेंशन है ये एक्सटेंड होता है मेडिकल, रिलीजियस पर्सनल, मेडिकल यूनिट्स, मेडिकल ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड होता है। ओके, सेकंड जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें जो सी एरिया पर, मतलब सी रूट पर जो भी एक तरीके से वाउंडेड, सिक मिलिट्री पर्सनल हैं उन सभी को प्रोटेक्शन देना इसके अंडर आता है। और इस कन्वेंशन में हॉस्पिटल शिप, मेडिकल ट्रांसपोर्ट बाय सी, स्पेसिफिक कमेंट्री ऑन द ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर देयर पर्सनल, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर अप्लाई होता है। वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन सच एज ह्यूमन ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस एंड इक्वलिटी अक्रॉस प्रिजनर्स, condition of captivity, questioning and evacuation of prisoners, transit camp, food, clothing, medicine, hygiene, right to religious, intellectual and physical activities of prisoner, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन जो है वो अप्लाई होता है which most imminently applies to the invasion of Ukraine by Russia military forces protect civilian। मतलब पहले की जो 3 कन्वेंशन जो है वो तो एक तरीके से जो सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और 4th नंबर की जो जेनेवा कन्वेंशन है वो सिविलियंस को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओके, तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमने ये इशू को देखा था और उसी के बाद में जेनेवा कन्वेंशन की गई ताकि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। यहाँ का जो 4th कन्वेंशन है, compromising 159 आर्टिकल्स, आउटलाइंस द नॉर्म्स फॉर दिस क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल 1977 में ऐड की गई यहाँ पे टाइम टू टाइम कि जिस तरीके से सिचुएशन बनती है और फिर जो भी सिविलियन पॉपुलेशन है या फिर अदर लोग हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, जो फॉरेनर्स हैं किसी भी टेरिटरी में उनकी सिचुएशन को कैसे मेंटेन करना है, इन सभी के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पर अदर कन्वेंशन इसमें एक तरीके से इंसर्ट की गई। जेनेवा कन्वेंशन जो है वो 196 स्टेट्स के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया है, जिसमें सभी के सभी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं। 3 प्रोटोकॉल जो है उनको 174, 169 और 79 स्टेट्स के द्वारा उनको रेक्टिफाई किया गया है। 2019 में एक तरीके से हो सकता है कि रशिया को पहले से ही लगता हो कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे, इसीलिए रशिया ने जो प्रोटोकॉल 1 जो है उसके आर्टिकल 19 से 90 जो है उससे अपनी डिक्लेरेशन से विथड्रू कर लिया। मतलब इसका मतलब ये है द हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मे एट द टाइम ऑफ सिग्निंग, रेटिफाइंग और एक्सेडिंग टू द प्रोटोकॉल और एट एनी अदर सब्सिक्वेंट टाइम
declare that they recognize ipso facto and without special agreement in relation to any other high contracting party accepting the same obligation. ओके, तो ये जो उन्होंने जो रेक्टिफाई किया था, जो इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया था, उससे अपने आप को पीछे काउंटर किया। और काउंटर करने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन में उनको एक तरीके से इन्वेजन करना था। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज की बात की गई है। इश्यूज में ये बताया गया है कि देखो, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, लेकिन इससे पहले भी सेम इसी तरीके के इश्यूज देखे जा चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें अदर कंट्रीज़ ने अदर कंट्री के ऊपर टाइम टू टाइम अटैक किए हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो ही जब इस तरीके से वायलेशन करेंगे तो ये जो कन्वेंशन जो भी ऑर्गेनाइज होती हैं या इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको बेसिक लेवल पर जो इश्यूज हैं वो हमेशा बने रहेंगे। तो जब भी जो कन्वेंशन हो, उनको जो बनाने वाले हैं, कम से कम जो उनको रेगुलेट करते हैं, उनका तो जो एक बेसिक जो डिस्कशन होना चाहिए, उसको लेकर के क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि अगर आप भी वायलेशन करोगे तो और जो इश्यूज हैं वो टाइम टू टाइम और ज़्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये हमने जेनेवा कन्वेंशन, स्टार्टिंग में हमने जो मॉन्टेक्स कन्वेंशन है उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रेजेंट टाइम में ये वॉर जैसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये आज के हमारे द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।